नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ गया हूँ। पिछले 2 संडे हमने अविनाश जी जोशी का जो डिस्कशन था, जो इंटरव्यू था, वो हम देखा और मुझे ऐसा लगा कि अविनाश जोशी जी की वीडियो का जो टाइटल था, परटर्ब्ड मिस्टर अविनाश जी जोशी, उनको जो दिल से सेक्टर के बारे में जो तकलीफ़ें हो रही थी उसके बारे में उन्होंने बहुत सी जानकारी भी दी और उनका फोकस यही था कि जो रिज़र्व बैंक कर रही है या जो रिज़र्व बैंक करना चाहती है वो हम कंप्लायंस मोड में जाना चाहिए। हम लोग सीखते नहीं हैं, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं और फिर हम लोग गलती करेंगे और रिज़र्व बैंक ने अगर किसी को पीनलाइज कर दिया तो हम लोग रिज़र्व बैंक को दोष देते रहेंगे। दिस इज़ समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड एंड इन व्यू ऑफ दिस व्हाट ही वाज टॉकिंग बेसिकली वाज बी अ कंप्लायंट बैंक। एंड ऑफ द डे अगर आप कंप्लायंट रहोगे तो रेगुलेटरी रिस्क अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। दिस वाज द एंटायर फोकस एंड हिज कंसर्न वाज दैट वी शुड डेवलप द स्किल सेट टू मैनेज एंड रन द बैंक। मैं जो वीडियो करते आया हूँ उसका आप लोगों से बहुत सारा प्यार और इनकरेजमेंट काफ़ी मिलता है। ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1400-1500 व्यूज़ आते हैं। सेक्टर छोटा है और देश के 6 राज्यों में ही ये चलता है जहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्जिस्टेंस है। इसी तरह से आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हर संडे में एक आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का एक वीडियो या तो इंटरव्यू होता है या फिर कॉन्करेंट या करंट टॉपिक पे कुछ मैं बात आपके सामने रखता हूँ और मेरी इच्छा यही होती है कि आप गलतियाँ ना करें और इसलिए मैंने मेरा ईमेल आईडी भी दिया है। और एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैनल इज़ टू इंश्योर दैट वी रिमेन कंप्लायंट। फॉरगेट अबाउट द पॉलिसीज विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अडॉप्टिंग, whether they are good or bad, but then what as a regulated entity we should be doing is that we should be complying with the instructions which have been given by Reserve Bank of India। आज के वीडियो में रिजर्व बैंक किस तरह से आपको आगाह कर रहा है और ये जो साल का आखिरी क्वार्टर है, फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी क्वार्टर है, उसके कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, 60-70 दिन बचे हैं। So today's video will cover 2-3 areas. One is what the Reserve Bank of India is advising to the regulated entities under this sector. A couple of bigger banks have been issued couple of mails which are very critical and important. That is one part. And secondly, how the new dimensions in the inspection regulations which are coming up and in the years to come, how the urban cooperative banks will have to migrate towards the new areas. That will be the second portion which I would be talking about. And then about the instructions, circulars, directions, guidelines given by the Reserve Bank of India in the year 2021. So ये जो 60-70 दिनों का पीरियड आपके पास अभी भी बाकी है, ये 60-70 दिनों के पीरियड में आपको क्या चीज़ें पूरी करके रखनी है जिसकी वजह से आपको अगले साल में आने वाला जो इंस्पेक्शन होगा या आपका जो कंप्लायंस कल्चर होगा एक अलग लेवल पे जाके पहुँचे। इट शुड रीच अ डिफरेंट लेवल, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग व्हाट यू हैव नॉट डन, आइडेंटिफाई दैट व्हाट यू हैव नॉट डन, finish it off and then focus on balance sheet. While focusing on balance sheet, somewhere in the end of Feb or March, I would be talking on how you as a urban cooperative banker you have to manage the balance sheet and the profitability of the bank. Of course, in the last quarter you cannot improve the profit. That is as simple as that. Okay, whatever business that you do in the last quarter, you get the impact in the next year. So ये लास्ट क्वार्टर में अगर हम बिजनेस करेंगे, क्रेडिट का हो या कुछ भी हो, ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बॉटम लाइन पे आता नहीं है। जो दिसंबर के आपके नंबर से उसमें आप मोटा मोटा कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो दिस इज विद दिस ओवरऑल आइडिया आई विल बी टॉकिंग अबाउट couple of key things which you must know. Very recently Reserve Bank of India issued some advisory to couple of selected big banks. I do not know whether the entire sector they have written this or not, but then this for the first time there is this communication, officially communication from the select regulated entities, and what this communication talks about is that they have identified some 20 areas
where 2021 areas they have identified where under the urban cooperative banks are not doing things the way regulator expects them to do, and therefore how they have taken the delinquencies in those 20 areas to the punitive level, in the sense that ये जो 20-22 एरियाज जो उन्होंने कम्युनिकेट करवाए कि ये गलतियाँ आप मत करिए, हम आपको इसमें पेनल्टी करेंगे, तो एक 5-7 मिनट में वो जो एरियाज उन्होंने बताया है उसको मैं उजागर करूँगा आपके लिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके बैंक ने इस एरिया में कुछ कमियां रखी हैं। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लाइंट इन दिस एरिया, ensure that you are compliant and focus towards March 22 with the intention that your bank remains on an even keel, that this particular area will help you out in that particular compliance। इसको रिजर्व बैंक कह रही है कि हम लोग ये भाई जिसको कहते हैं कि पीरियोडिकल एडिशनल डिस्क्लोजर्स की तरह वो इस सेगमेंट को देखते हैं, और वो बार बार ये कहने वाले हैं आपको कि भाई आप ये मत करो, अगर ये आप करोगे तो इसमें आपको पनिशमेंट हो जाएगी। सबसे पहला एरिया जिसमें उन्होंने एडवाइस किया कि आप ये गलतियाँ मत करिएगा वो ये है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर आप लोन्स देते हैं तो जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसको आपको किसी भी हालत में फॉलो करना है। वो अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो उसमें पीनल हो जाओगे। कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी जो सेक्शन 6 और 8 में आपको नहीं दी गई है वो अगर आप करते हो, इफ़ यू रिसोर्ट टू बैंकिंग एक्टिविटी विच हैज़ नॉट बीन covered or not been permissible under the BR Act section 6 or section 8, you can be punished। and then कुछ बैंकों ने ऐसा किया है कि जो शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में STMC, AFS और HFT में जो शिफ्टिंग करते हैं उसमें बेसिक गाइडलाइन ऐसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप करो, उसके बाद में अगर आपको करना है, सपोज मान के चलते हैं कि किसी बैंक को सीवियर क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच सीवियर आ गया है, सिक्योरिटी बेचना चाहते हैं, STM में से बेचना चाहते हैं, condition is that you have to take a prior approval of Reserve Bank of India and then do it। if you without seeking a prior approval in terms of extraordinary shifting from one segment to other segment, it will attract penal provisions। दूसरा एक चीज़ उन्होंने फिर से दोहराई है, ये सब दोहराई हुई चीज़ें हम जानते हैं फिर भी हम गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि ऐसी कोई एंटिटी को आप लोन सैंक्शन नहीं करोगे या लोन रिन्यू नहीं करोगे जिसमें आपके डायरेक्टर उस कंपनी में या तो हिस्सेदारी है या डायरेक्टर है, उनको आप लोन नहीं दे सकते हो। और ये डायरेक्टर की व्याख्या में कई बैंक्स ऐसा करती हैं कि भाई इलेक्टेड डायरेक्टर और नॉमिनेटेड डायरेक्टर इसमें फ़र्क करते हैं, क्योंकि जो नॉमिनेटेड यानी कोऑप्टेड डायरेक्टर जो होता है उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो रिजर्व बैंक ने ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि BR एक्ट में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। वंस अ डायरेक्टर इज ऑलवेज अ डायरेक्टर, वेदर इज अ कोऑप्टेड वन, nominated one or elected one, they are all in the same boat। now if you are trying to treat them differently, don't do that, because this is what the expectation of Reserve Bank of India is। सेक्शन 19(2) का अगर परमिसिबल लिमिट में रेगुलेटेड एंटिटी ने बोरोर कंपनी में शेयर्स होल्ड करके कुछ लेंडिंग किया है तो वो परेशानी हो सकती है। बहुत अहम चीज़ और एक इसमें आई है, वो ऐसी है कि आप CBS पे होना चाहिए। 2013 में रिजर्व बैंक ने आपको बताया था कि भाई आपका CBS पूरा हो जाना, यू मस्ट कंप्लीट योर CBS operations thoroughly well। now why it was insisted in 2013? because Reserve Bank of India wanted to control the regulated entities more strongly। उनके ध्यान में आया है कि CBS होने के बावजूद भी कई बैंक आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन यानी तुम्हारे स्टाफ के इंटरवेंशन से कुछ रिटर्न्स या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर MIS अगर निकालते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से निकालते हो, जिसको डेटाबेस से लिंकेज अगर आता नहीं हो, डेटा इंटीग्रिटी अगर उसमें नहीं है, एक्यूरेसी अगर रिपोर्टिंग में नहीं है, तो फॉल्स रिपोर्टिंग के या रॉन्ग रिपोर्टिंग के कैटेगरी में पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। फ्रॉड के बारे में अगर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी डिले मत करवाइएगा। जो भी फ्रॉड आपको समझ में आता है विद इन 7 डेज़ और 21 डेज़, जो FMR की जो गाइडलाइंस है वो आपको करनी है। और सबसे आश्चर्य वाली बात है, 1000 रुपये का फ्रॉड अगर होता भी है तो भी आपको FIR करना है। रिजर्व बैंक इसमें ये नहीं समझती है कि 1000 रुपये के फ्रॉड के लिए जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो भगा देती है पुलिस, क्योंकि 1000 रुपये के फ्रॉड के लिए तुम पुलिस वालों को काम पे लगाते हो, या फिर उल्टा छोटे फ्रॉड के लिए
अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो उसकी तकलीफ़ें पूरी जो जिस ब्रांच में या जिस जगह पे ये फ्रॉड हो सबको होती है, क्योंकि पुलिस तो सबको चोर समझती है। अब हो या नहीं हो, तो इसलिए फ्रॉड के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है आपको एफआईआर करना है वो करना है भाई, उसको आपको किसी भी हालत में टालना नहीं है और रिपोर्टिंग विद इन 7 डेज़ करना है। और सीरियस फ्रॉड के बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है आपकी, सीरियस फ्रॉड की कमेटी होनी चाहिए, उसमें ये फ्रॉड डिस्कस हो जानी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस रिजर्व बैंक ने 2018-19 के बाद जो दी हैं, वो अगर आप ढंग से कंप्लाई नहीं करते हो तो यू हैड इट। किसी भी स्मॉल अकाउंट में अगर आपका ट्रांजैक्शनल मॉनिटरिंग नहीं है तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। जैसे अगर नॉन केवाईसी रिलेटेड अकाउंट आपने ले लिया या फिर किसी अकाउंट में अचानक मेजर ट्रांजैक्शन आ जाता है और आप अगर उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते हो एंड देन you allow to let it go, you don't even report to CTR or STR to FIU India, you will have difficulties. अदर चीज़ दूसरी एक चीज़ इसमें ऐसी है कि जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, इसमें आपको टाइमली ट्रांसफ़र करवानी है, पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं। CBS से आइडेंटिफाई होके ही ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जिन संस्थाओं को देर आर इंस्टीट्यूशन विच के नॉट ओपन दी सेविंग्स अकाउंट, आई मीन देर इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द लास्ट 20-30 years, but still banks open account of entities which are not permitted to open savings account. So just revisit that guideline and ensure that you have not done anything of that sort. दूसरा एक ऐसा है कि regulated entity वेरियस फीस चार्जेस पेनल्टीज कस्टमर को लगाती हैं। वो कस्टमर को लगाते वक्त आपको ये सोचना है कि रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस के परे आप कुछ नहीं कर सकते हो। रिजर्व बैंक के ध्यान में ऐसा आया है कि कुछ बैंक 4-5% के प्रीमैच्योर प्री क्लोजर के चार्जेस लेते हैं। दैट इज़ ड्रैकोनियन, यू शुड नॉट डू दैट। सो रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑफ चार्जेस एंड पेनल्टीज, वट एवर द इंस्ट्रक्शंस आर देयर, यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू फॉलो दैट। इंटरेस्ट के बारे में भी जो मास्टर सर्कुलर है, मास्टर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, यू हैव टू इंश्योर दैट यू कंप्लाई। और एक पुराना सवाल जो है, आईरैक के नॉर्म्स हम लोग ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंटली कीप इट ओपन, मेक इट सिस्टम बेस्ड, डू नॉट इंटरवीन इनटू द क्लासिफिकेशन, लीव इट टू द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई तुम एनपीए आइडेंटिफाई करो, तुम बीच में ही गिरो ही मत। तो उससे होगा क्या कि जो जेन्युइन एनपीए वो हो जाएंगे, जो एनपीए नहीं है उसके पास, उसके लिए आपका डिफेंस होना चाहिए। कॉमनली कंप्लेंट ऐसी आती है कि रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर्स को कुछ समझता नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको सब भली बाती समझता है आप कहाँ अटके हो। वो आपके डेटा डम के हिसाब से आपने क्या किया है उनको 2 मिनट में समझ आता है। सो इंश्योर दैट यू डोंट फॉल्टर ऑन द एनपीए क्लासिफिकेशन। जेन्युइनली आप अकाउंट आप रिकवर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके रॉन्ग क्लासिफिकेशन पे आप मत जाओ। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है या फिर लेंडिंग के वक्त आप अगर उसका सिबिल स्कोर या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का स्कोर का इस्तेमाल नहीं करते हो आपके क्रेडिट पॉलिसी में, उसके बारे में आपने कुछ किया नहीं है, तो इवन दैट दे आर मेकिंग पनिशेबल ऑफेंस। उसके साथ में और एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर KYC, अपडेशन ऑफ KYC, रिस्क क्लासिफिकेशन, एंड देन देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग पार्ट। MSME के बारे में अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी इंसिस्ट करते हो तो दैट इज अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन नॉट इंसिस्ट ऑन अ कोलेटरल मार्जिन। अगर वो MSME वाला रिक्वेस्ट करता है, वो अगर कम करवाना चाहता है और आप अगर नहीं करते हो तो वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज़ एन एरिया विच कैन बी व्यूड टोटली डिफरेंटली। और एक चीज़, आपके बैंक में जो भी हो रहा है आपके ईयर एंड के समय आपको वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई नॉन SLR NPA हो जाता है तो नॉन SLR NPA को मैंने पिछले भी 2-3 वीडियो में आपको कहा था कि उसको ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, उसको आपको 100% प्रोविजन करना है और उसको आपको डिस्क्लोजर भी लाना है कि भाई हमारा फलाना नॉन SLR का जो इन्वेस्टमेंट है वो NPA हो गया, वो डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोजर के बारे में रिजर्व बैंक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। और एक उन्होंने चीज़ कही है, रेगुलेटेड एंट्रीज फेल टू प्रोवाइड शैडो क्रेडिट इन अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्सटैंड गाइडलाइंस। मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको बताने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के बारे में कस्टमर कंप्लेंट करता है कि या मुझे पैसा मिला ही नहीं है या मिला है या कहीं वो और दूसरी जगह चला गया है, उसके बारे में आपको सरलता से उसकी कंप्लेंट सॉल्व करनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक जो धनंजय गोखले जी के साथ वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में रिजर्व बैंक ने कुछ नई चीज़ें लाई हैं। उसमें एक चीज़ आ गई है, वो फिर से मैं दोहराता हूँ, वो है कि कंप्लेंट्स के बारे में आपको डिस्क्लोजर उन्होंने दिया है। और कई डिस्क्लोजर आए हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन दे आर टॉकिंग दैट यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द थिंग्स विच आर हैपनिंग विद इन योर बैंक will be viewed with disfavor and will go to the enforcement department. One of the interesting thing that has come nowadays or is likely to come in the coming months is the way Reserve Bank of India is inspecting the urban cooperative banks, or for that matter the banking industry as a whole, is undergoing a sea change. What is the sea change they are trying to adopt? One, they are trying to take charge of your server with proper authentication. आपके सर्वर पे क्या हो रहा है वो देखना चाहते हैं। अब दिस इज एन एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन विथ फ्यू बैंक्स, नॉट ऑल बैंक्स। फ्यू बैंक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू वन न्यू कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट इज ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म आप जानते हो ना, जो त्रिकोणीय कांच की एक वस्तु चीज़ होती है। सनलाइट अगर एक रेशा में आता है तो जब सनलाइट वो बाहर निकलता है तो वो 7 कलर के रंग देता है। प्रिज्म का रिजर्व बैंक ने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। वो क्या कहते हैं, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ब्यूटीफुल। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक वे टू रेगुलेट द सेक्टर वेरी इफेक्टिवली। This will start with bigger banks initially and will come down to the smaller banks in the days to come. और ये चाहते हैं कि सुपरवाइज एंटिटी में एडमिन होने चाहिए, सुपरवाइज एंटिटी में कंप्लायंस ऑफिसर होने चाहिए, सुपरवाइज एंटिटी में साइबर इंसिडेंट होने चाहिए और उसका रिपोर्टिंग कंट्रोलिंग साइमल्टेनियसली होना चाहिए। 8 बंदों के, आपके बैंक के 8 बंदों को आपको इन्फॉर्म करना है कि ये कौन बंदे इस रिपोर्टिंग में आने वाले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज दैट इज़ लाइकली टू कम एंड देयर विल बी 24/7 सुपरविजन। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इनिशिएटिव। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि BR एक्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग, एंड इफ़ वी आर नॉट ब्रेस्ड अप टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट दीज चेंजेस, वी हैड इट. We must be aware of what is happening around us and how the regulator is looking at controlling the things. So do not violate anything, do not break any rule or that has been advised by Reserve Bank of India. Comply with that and you will be happy. Of course, do your banking business within the precincts of the regulatory norms. The last part of my today's video is about the total instructions issued by Reserve Bank of India last year, that is 2021. Reserve Bank of India has issued almost 60 instructions, advisories, directions, guidelines to Reserve Bank of India. आप आपके किसी भी बंदे को बिठाओ और ये पूरे जो 60 सर्कुलर जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो अवेलेबल सर्कुलर्स है उसको डाउनलोड करो और आप रिव्यू लो कि इन 60 इंस्ट्रक्शंस में मेरे बैंक में मैंने क्या नहीं किया है। हालांकि इन सर्कुलर के ऊपर मेरे कुछ वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, कुछ एरिया में बने नहीं हैं, वो मैं बनाऊंगा। मुझे जो क्रिटिकल लगता है, क्रिटिकल सर्कुलर इसमें लगते हैं जो आपको पक्का देखना है वो ये है। बाकी जो तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस के या CRR SLR के वगैरह जो सर्कुलर्स है या अमेंडमेंट इन KYC, उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में हो जाएगा और ये वीडियो का मज़ा निकल जाएगा। मास्टर डायरेक्शंस जो दी गई हैं उसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक गाइडलाइंस आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में आई है। ये वक्त है कि वो गाइडलाइंस आपको समझना है। मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन फरवरी एंड और मार्च के आसपास इस गाइडलाइंस के ऊपर एक छोटा वीडियो बनाऊँगा, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप ये सर्कुलर पढ़िए। इट्स ट्रिकी डाइसी, लेकिन आपको समझ के ये करना है। बड़ी बैंकों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो तो सब पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं, उनके पास स्ट्रक्चर है, वो सब सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द स्मॉलर बैंक्स विच आर
up to 1,000 crores, which are in the range of 6 to 700 banks. For them, I am trying to share this out. There is one more critical area that you must follow is about the appointment of managing director. अब ये सर्कुलर जो है इसके बारे में देश भर के 17-18 कोर्ट ने ये सर्कुलर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टे दे दिया है, लेकिन कुछ कोर्ट में रिजर्व बैंक अपीयर हो गई है। वो उन्होंने जो इस सर्कुलर के बारे में स्टैंड लिया है वो आप पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि ये पूरे केसेस जो है कोर्ट रिजेक्ट करने वाली है, डिसमिस करने वाली है। सच अ स्ट्रॉन्ग प्ली गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on the basis of the powers they have received from various amendments, various acts, they have made fantastic arguments, and therefore मुझे ऐसा लगता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और इसके बारे में आज हम खुश होकर बैठे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जल्द इसके बारे में डिसीजन आ जाएगा। तो आप सोते हुए मत रहिएगा। आपके सीईओ के बारे में, स्पेशली फॉर द चेयरमैन, दिस विल बी माय एडवाइस दैट यू ट्राई टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर कंप्लायंस। अगर आप बैठे हो कुछ किए बगैर, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, तो आप ऐसा मत करिएगा। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन फाइंडिंग एन ऑप्शन, फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव टू द पोजीशन ऑफ सीईओ और एमडी, एंड सी टू इट दैट यू डोंट फॉल फ्लैट ऑन नॉन कंप्लायंस देयर ऑफ। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में है दूसरा, अगर आपके बैंक में एटीएम है तो उसके बारे में कैश अगर आप नहीं रखते हो तो पनिशमेंट आ जाता है। वो सर्कुलर शायद अगस्त 2021 में आया है और वो आपको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। मैंडेटरी लीव के बारे में मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में नया गाइडलाइंस है, वो इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए IBA से ड्राफ्ट आने वाला था, वो शायद आ गया है, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। मास्टर सर्कुलर जो 3-4 आए हैं उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC और जो अक्टूबर-नवंबर में जो आयराक का सर्कुलर आया है उसको बारीकी से पढ़िएगा। स्पेशली जो 12 नवंबर का सर्कुलर आया है उसको, वो अगर आप ठीक तरह से पढ़ते नहीं हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कई कठिनाइयाँ आती हैं या आप अगर कोई गलती कर बैठते हो तो परेशानी बहुत बड़ी होगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो ये है कि आपके जो NPA अकाउंट्स है उसको आपको अपग्रेड करने का एक ही ऑप्शन है, जब तक उसके पूरे ओवरड्यूज आप ज़ीरो नहीं करते हो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। So these are the things which are coming up. These are the things which are available on the website, and you have to simply revisit and ensure that you are in compliance. Of course, I am not taking up the circulars which are issued in the month of Jan, Feb and March this year because those are for a shorter period. मैंने 2021 के 60 सर्कुलर के बारे में आपको रिमाइंड किया है कि आपको टिकिंग मेथड से देखना है कि एक सर्कुलर नंबर 1 हमारे यहाँ क्या करना है वो हमने कर दिया है, बात खत्म। इस तरह से आप काम करो। You will zero it down to 4 or 5 circulars where you need to do some work. So ideally this has to be followed thoroughly well. दूसरी एक चीज़ जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये होगी कि हार्डली 60-70 दिन बचे हैं मार्च 22 तक पहुँचने के लिए। मैं जानता हूँ कि बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कंसंट्रेशन रिस्क के कंप्लायंस के बारे में आपको नंबर्स इंप्रूव करना है। रिटेल में आपको ज़्यादा ऊपर चले जाना है, रिटेल का जो क्वांटम है वो ऊपर लेके जाना है, क्योंकि मार्च 24 दूर नहीं, 2 ही साल बचे हैं। कंसंट्रेशन रिस्क का आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो 2 साल में आपको पूरा करना है किसी भी हालत में। लेस देन 50%, दैट 0.20% ऑफ योर टायर 1 कैपिटल एडवांसेस, आपका पोर्टफोलियो 50% वो टायर 1 के 0.20 के वैल्यू से नीचे होना चाहिए, और 25 लाख जो भी अमाउंट आपको अप्लाई होती हो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी रिविजिट करना है। मार्च 23-22 को आप कहाँ पे हैं, देन यू विल हैव टू रिविजिट व्हाट विल हैपन इन मार्च 23, एंड देन बाय मार्च 24 यू विल बी कंप्लायंट। साइमल्टेनियसली प्रायोरिटी सेक्टर इज़ एन इशू। अगर आप शॉर्टफॉल आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बैंक को लिख दीजिएगा। ट्राई टू गेट आंसर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज टू व्हाट यू विल डू टू कंप्लाई विद द प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स। रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स में कोई आनाकानी मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेयर वी हैव अर्नड अ वेरी बैड रेपुटेशन, एंड माई एफर्ट इज ऑलवेज टू इंश्योर दैट वी आर अ कंप्लायंट बैंक, वी शुड कंप्लाई।
तो ये वीडियो आपके लिए था कि ये लास्ट क्वार्टर में आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। आप जानते हैं कि 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो इस साल आपके लिए एक बहुत ही बड़ी हस्ती जो डॉक्टरेट है इकोनॉमिक्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, ऊंचे स्तर की व्यक्ति है, बहुत ऊंचे स्तर की व्यक्ति है। तो मैं आपके लिए बजट में से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को क्या मिलने वाला है, या बैंकिंग सेक्टर को क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, क्या बदलाव आया है, या क्या हमें करना चाहिए, तो इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन बैंकिंग, some such kind of discussion after the budget, probably on 4th of February or a little earlier than that, I would like to offer this particular thing to you. I am not disclosing the name for the simple reason, disclose कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए इस चैनल में, आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही नामचीन हस्ती है, आपको मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के भी, क्योंकि मैं उनसे 3-4 बार ही मिला हूँ। एंड देन आई इंटेंड टू गिव यू द इनसाइड व्यू ऑफ द बजट एज अ बैंकर। सो कीप वॉचिंग and thank you for the wholehearted support that you have been giving to the channel. Please do share. Even if you do not like this, please subscribe. Please press the bell icon so that you will keep on getting the notifications. Share this video to the entire cooperative banking fraternity. We want to make the sector strong. That's the objective. Thank you so much for watching.